आज भी हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बात किया था। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जितनी भी तरह के इंटरेक्शन पढ़ने हैं हम लोगों को, उसमें से 3 इंटरेक्शन पीछे दिन देखा था हम लोगों ने, प्रीडेशन, कंपटीशन और पैरासिटिज्म। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और एमेंसलिज्म, क्योंकि आपको 6 इंटरेक्शन जानने हैं। तो आप आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और कमेंसलिज्म पर पहले बात करते हैं। कमेंसलिज्म, this is the interaction in which one species benefit and other is neither harm nor benefited। आपको मालूम है कि दो जीवों के बीच का वह संबंध जिसमें एक जीव निश्चित तौर से बेनिफिटेड हो और दूसरे को न कोई घाटा हो और न कोई लाभ हो। An orchid growing as an epiphyte on a mango branch, एक एग्जाम्पल हो गया। And branchel growing on the back of well, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। Benefit, back of well, benefit while neither the mango tree nor the well derive any apparent benefit। इस दोनों एग्जाम्पल में न वेल को कोई फायदा हो रहा है न मैंगो ट्री को फायदा हो रहा है। आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये ट्री के ऊपर ये ईपीफाइट ऑर्किड आराम से यहां ग्रो कर रहा है। ऑर्किड बेनिफिटेड होता है, लेकिन ऑर्किड के बेनिफिट है, लेकिन मैंगो ट्री को तो कोई बेनिफिट नहीं है। उसी तरह ये नीचे फिगर में वेल को आप देख रहे हैं, इसके बैक पर ब्रांचेल को देख रहे हैं। यहां ब्रांचेल बेनिफिटेड है कि वेल से छूटा हुआ जो भी मांस का टुकड़ा पीछे की ओर आएगा उसको ये ब्रांचेल खाएंगी। ब्रांचेल उसके साथ साथ चलेंगी जिससे भोजन मिलेगा, लेकिन वेल को कोई फायदा नहीं। ऐसा एग्जाम्पल सैकड़ों आप देख सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट में ये 2 एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट, द कैटल इरिगेट। इरिगेट एक पक्षी का नाम है जिसे आप लोग बगुला कहते हैं या बगुला के तरह का होता है। यह कैटल, गाय भैंस जब फील्ड में ब्राउजिंग करती है, चरती है, तो घास बढ़े हुए हैं और घासों के अंदर इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं। तो जैसे जैसे वो ब्राउजिंग करेगी तो घास हिलेगा, झटका लगेगा उसके पैर से, उसके मुंह से, तो घास में कंपन पैदा होगा। जब कंपन पैदा होगा तो वे कीट उड़ेंगे। तो जहां पर वो घास चरेगा कैटल, उसके अगल बगल ये पक्षी घूमते रहेंगे उसके साथ साथ। उसके घास चरने से इंसेक्ट घास में से हवा में उड़ेंगे और ये उसको खाते जाएंगे। तो ये रिलेशन है इरिगेट एंड कैटल का। आइए देखते हैं। द कैटल इरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, a sight you are most likely to catch if you live in village. Irrigate always forage close to where the cattle are grazing। यही बात मैंने समझाया था। Because the cattle as they move steer up and flush out from the vegetation insect that otherwise might be difficult for the irrigate to find and catch। आप देख रहे हैं सामने गाय है। अब ये गाय घास चर रही है,
और देखिए अगल बगल ये पक्षी इरिगेट चल रहे हैं। देखिए खासकर कहां, उसके बगल में। अब यहां से जैसे जैसे घास हिलेगा, फ्लश होगा, स्टीयर अप होगा, तो क्या होगा, इंसेक्ट उड़ेंगे और साथ में ये इंसेक्ट को खाते हुए चले जाएंगे। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish. इस तरह देखिए आपकी एनसीईआरटी ने आपको 4 एग्जाम्पल दिया। पहला एसोसिएशन ऑर्किड मैंगो ट्री, दूसरा एसोसिएशन ब्राशेल और वेल्स के बीच, तीसरा इरिगेट और कैटल के बीच, अब चौथा आ गया सी एनिमोन एंड क्लॉनफिश। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन आप जाने सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, इनके बीच भी कमेंसलिज्म है। क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, देखिए क्रोकोडाइल मुंह खोल करके बैठा है, उसके दांत में फंसे हुए मांस के टुकड़े को ये बर्ड्स खा रहे हैं। रेनोसोरस एंड ऑक्सपेकर, यह रेनोसोरस है, गेडा जिसे आप कहते हैं, और देखिए ऑक्सपेकर इसके पीठ पर बैठकर ये जो मड इसके शरीर में लगा हुआ है, उस मड के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उस मड को हटा करके ये उसमें से ये खाते रहते हैं। तो बहुत सारे इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म के बारे में हम बात करते हैं। दिस इंटरेक्शन confers benefit on the both the interacting species। अभी कमेंसलिज्म में आपने समझा था कि एक बेनिफिटेड होगा, दूसरा न हार्म होगा न बेनिफिटेड, माने न्यूट्रल रहेगा, जीरो से इंडिकेट करेंगे। अगर इरगॉट और कैटल में, तो इरगॉट को पॉजिटिव साइन से देंगे और कैटल जीरो। लेकिन म्यूचुअलिज्म में ऐसी बात नहीं होती। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, both are benefited. This interaction confer benefit on both the interacting species. Lichen represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. लाइकेन के बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है किसका, फंगस और एल्गी का। अब उसमें फंगस में बेसिडियोमाइसिटीज और आस्कोमाइसिटीज दोनों तरह के फंगस पाए जाते हैं, और एल्गल ग्रुप में ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइशियन मेंबर और ब्लू ग्रीन एल्गी सियानोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। फिर यहां पर एक एग्जाम्पल आया, दूसरा सिमिलरली The mycorrhiza are association between fungi and the root of higher plants। ये भी आप जानते हैं कि mycorrhiza कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंजाई एसोसिएट करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल किसके, म्यूचुअलिज्म के हैं। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स from the soil while the plant in turn provide the fungi with energy yielding carbohydrate। ये नीचे देखिए आप लाइकेंस के फोटो बनाए हुए हैं कि ये लाइकेंस कैसे होते हैं। लाइकेंस के बारे में तो आप बहुत सारी बात जाने होंगे, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, लाइकेंस का यूज क्या होता है, इसके टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या होती है। बट यहां हम लाइकेन को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम उसे क्या दिखा रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। इस म्यूचुअलिज्म के साथ साथ दूसरा भी शब्द आता है हेलोटिज्म, मास्टर एंड स्लेव। तो खैर यहां हमने जो आपकी एनसीईआरटी ने टेक्स्ट लिया है वो म्यूचुअलिज्म में लाइकेन को दर्शाया है, साथ में माइकोराइजा को। आइए देखते हैं माइकोराइजा। आपको पहले भी बताया गया होगा या मैं भी बोला होगा कि माइकोराइजा दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं इक्टोमाइकोराइजा और दूसरे को कहते हैं इंडोमाइकोराइजा। तो ये इंडोमाइकोराइजा और ये इक्टोमाइकोराइजा, दोनों में अंतर देखें। इंडोमाइकोराइजा को आप लोग कहते हैं भाम, वेसिकुलर आर्बिकुलस माइकोराइजा। क्यों कहते हैं इस फिगर से देखें।
ये देखिए फंगस है। ये फंगस क्या किया है, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस के टिश्यू को तोड़कर अंदर कॉर्टेक्स के अंदर आ गया है। और देखिए कॉर्टेक्स में ये स्वेलन टिप का निर्माण किया, स्वेल कर गया है। ये यहां से ये शक करता है, भोजन चूसता है। तो इस तरह इस प्लांट से ये प्रिपेयर फूड लेगा और ये एब्जॉर्ब करके पोटासियम और भी न्यूट्रिएंट्स पौधे को देगा। तो ये इंडोमाइकोराइजा की कंडीशन आपने देखा। तो ये वेसिकल जैसी संरचना बन गई है, इसीलिए इसका नाम है भाम, वेसिकुलर आर्बिकुलस माइकोराइजा। दूसरी तरफ देखें इक्टोमाइकोराइजा। ये देखिए क्या है, ऊपर में ही मैसिव माइसीलियम का ग्रोथ हुआ है और ये भी इंटरेक्ट किए हैं। तो जो ऊपर ही एक कॉर्टिकल लेयर बना लिए हैं ऊपर में एपिडर्मिस के ऊपर, तो इन्हें हम लोग कहते हैं इक्टोमाइकोराइजा और इन्हें कहते हैं इंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फंजाई के केस में पढ़े होंगे, यहां मैं डील कर रहा हूं। फिर आपको आगे आकर के ह्यूमन वेलफेयर में भी इस बारे में चर्चा होगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं और सारे म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल को देखते हैं। द मोस्ट स्पेक्टिकुलर and the evolutionarily fascinating example of mutualism are the plant-animal relationship. Plant need the help of animals for pollinating their flower and dispersing their seed. कि प्लांट और एनिमल में क्या रिलेशनशिप है, कैसे म्यूचुअलिज्म है? तो प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल को हेल्प करते हैं, क्योंकि एनिमल उनसे फूड लेते हैं। और एनिमल प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं, आइदर इन द केस ऑफ पॉलिनेशन और इन द केस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फी फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दे। कहता है कि अगर एनिमल सर्विस देते हैं, एनिमल प्लांट्स की सर्विस करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं और उनके फ्रूट को डिस्पर्स करते हैं, तो उसके लिए प्लांट उन्हें रिवार्ड या फी देता है। वह फी क्या है, ये देखिए। प्लांट ऑफर रिवार्ड और फी इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फ्रॉम पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड। कि वो पॉलिनेटर जो आता है वह नेक्टर को चूसता है, तो ये रिवार्ड हो गया। और अगर वो जब सीड को डिस्पर्स करने के लिए उसके पल्पी मांसल फ्रूट को, मेजोकार्प को खाता है, यह भी रिवार्ड हुआ। But the mutually beneficial system should be also be safeguard against cheater. अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो उनके बीच बनी हुई है या ये म्यूचुअलिज्म है, इससे क्या है, बीच में कुछ चीटर जो प्लांट्स को कुछ परेशान करना चाहते हैं या कुछ हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनसे भी ये उनकी रक्षा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू steal nectar without aiding pollination। क्या ये चीटर कौन हुए, कि वैसे एनिमल कि जो पॉलिनेशन का काम नहीं करे, प्लांट का सर्विस नहीं दे और उससे फी वसूल कर ले। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को-इवोल्यूशन। पीछे दिन भी आप लोगों को मैं जाते जाते को-इवोल्यूशन के बारे में बातें की थी, और आज भी मैं उसी को इवोल्यूशन की बात यहां कर रहा हूं। याद करें, मैंने कहा था कि को इवोल्यूशन और को एक्सटेंशन। अब पोलिनेटर के अंदर जिस जिस तरह की इवोल्यूशन होगा, उस तरह का प्लांट्स के अंदर इवोल्यूशन होना पड़ेगा, तभी दोनों का इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश रहेगा। और इस दोनों में साइड बाय साइड इवोल्यूशन, इसे हम लोग कहते हैं को इवोल्यूशन। इन्वॉल्व को इवोल्यूशन ऑफ दिस म्यूचुअलिस्टिक्स। That is, the evolution of the flower and the pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig tree, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of asp. It means that given fig species can be pollinated by its partner species and no other species। ये बात आप नहीं समझ रहे होंगे।
फीग ट्री याद करें, मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो फीग के अंदर इनफ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम, और फीग का जो फ्रूट होता है वो कैसा फ्रूट है, कंपोजिट, यानी पूरी थैलमस पूरी इनफ्लोरेसेंस सीड में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है, और थैलमस एडिबल होता है। तो वो उसकी जो थैलमस है, इस तरह की थैलमस बनी होती है, और इसके अंदर फ्लावर होते हैं यहां। तो वहां इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन करने के लिए इसके अंदर घुसना होगा। तो जब इसके अंदर वो आ जाएगा तो वहीं पर वो पॉलिनेशन तो कर ही देता है, सर्विस तो कर देता है, साथ में उसी के अंदर वो अंडा दे देता है। उसके अंडे वहां पर सेफली लार्वा में बदल जाते हैं, और लार्वा वहां भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए दोनों में एडाप्टेशन देखिए कि वह आया तो पॉलिनेट हो गया फ्लावर, और फ्रूट के अंदर वो रहा तो उसका भी रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है और को इवोल्यूशन का भी केस है। तो पार्टिकुलर वेस्प की प्रजाति पार्टिकुलर फीग के प्रजाति पर जाती है, यह बात यहां समझना है। द फीमेल वेस्प use the fruit not only as a oviposition egg laying site but use the developing seed within the fruit for nursing its larva। बात समझ में आ गया? इसलिए फीग फीग समझ रहे कि नहीं, गुलर, अंजीर। और अगर फीग को आप नहीं समझ रहे तो फीग के ही प्रजाति का पौधा है पीपल, बरगद, पकड़, इनके बहुत सारे फ्रूट होते हैं। इनका फ्रूट जब पककर जमीन पर गिरेगा, फाड़ के देखिए उस पर बहुत सारी चींटी जैसी कीड़े आपको मिलेंगे। तो वो वहां आए कैसे? उसकी मदर ने, उन कीड़ों की मदर ने उसके फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए गई थी, और उसके अंदर ही उसने क्या किया, अपना एग दे दिया, और एग वही लार्वा बन करके और फ्रूट के सीड को खा करके मैच्योर हो गए। जब सीड पेड़ से टूट के गिरा, वो फट गया और वो कीड़े बाहर निकल गए। दिस वेस्ट पॉलिनेट द फीग इनफ्लोरेसेंस, देखिए फ्लावर नहीं, इनफ्लोरेसेंस, while searching for suitable egg laying site. In return for the favor of pollination, the fig offer the wasp some of its developing seed as a food for developing wasp larva। देखिए ये फ्लावर है और यहां देखिए वेस्प है। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फ्लावर के कलर से मैच कर रहा है, क्रिप्टिक कलरेशन दे रहा है, रिजेम्बलेंस कर रहा है, इसलिए मैंने इसको लाल रंग से अलग से घेरा है। और ये फ्रूट है, इस फ्रूट में देखिए ये लार्वा, जो आपको ऐसे स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसको मैंने ब्लू कलर से घेर के दिखाया, ये सब लार्वा है, और ये फ्रूट के शीट को खा रहे हैं। अब आइए कि ये वेस्प और फिग ट्री के बीच का रिलेशन आपने समझा। अब ऑर्किड shows a bewildering diversity of the floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect। कौन है right pollinator insect? bee and bumblebees। ये bee है और ये देखिए bumblebees है। and ensure granted pollination by it। Not all orchid offer reward। The Mediterranean orchid Ophrix nucifera employ sexual deceit। कई बार पूछा गया है sexual deceit, आज समझें, to get pollination done by a species of bee। कि इसमें क्या होता है, बी के स्पीसीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है ऑर्किड में। ये इंटरेक्शन देखे बहुत ही मजेदार है। वन पेटल ऑफ इट फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेम्बलेंस विद द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। कहता है कि ऑर्किड के फ्लावर जो है
उनका साइज और शेप और कलरेशन, खासकर पेटल्स का, इस प्रकार का बना हुआ होता है कि वो बी के फीमेल के जैसा रिजेम्बलेंस करता है। तो बी के फीमेल के जैसा अगर वो रिजेम्बलेंस करेगा तो मेल बी उसको फीमेल बी समझकर उससे अट्रैक्ट होगा और उसके साथ वो अपना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कॉपुलेशन करने के लिए आएगा। तो आ गया, लेकिन उसके बदले हो क्या जाएगा, वहां पोलिनेशन हो जाएगा। तो फीमेल बी के द्वारा मेल बी के द्वारा जो कॉपुलेशन की इवेंट यहां दर्शाई जा रही है वो तो स्यूडो होगा, वो सेक्स के लिए अट्रैक्ट होकर के यहां आया, लेकिन साथ में काम क्या हो गया, पॉलिनेशन। यह है सेक्सुअल डिसीट। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज ए फीमेल, स्यूडो कॉपुलेट्स। इससे भी सवाल दिया गया। तो स्यूडो कॉपुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, पूछा जाए कि स्यूडो कॉपुलेशन कैसे होता है, तो मेल वेस्प और फ्लावर ऑफ ऑफारिंग्स न्यूसिफेरा के बीच विथ द फ्लावर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज डस्टेड विथ पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, और इस प्रक्रिया में पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहां देखिए को इवोल्यूशन को, कि जिस प्रकार का पॉलिनेटर है ठीक वैसा ही इसने अपने फ्लावर को बना लिया ताकि पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो। अगर इसमें यह इवोल्यूशन नहीं होता तो ऑफारिंग्स न्यूसिफेरा को एक्सटिंक्ट कर जाना पड़ता, पॉलिनेटर के अभाव में, कि पॉलिनेशन नहीं होता और यह एक्सटिंक्ट कर जाता। When this same bee pseudo copulate with another flower, तो यहां से वो मेल बी क्या कर लिया, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन ले लिया, फिर दूसरे फ्लावर पर स्यूडो कॉपुलेशन के लिए गया तो वहां ले जाकर ट्रांसफर कर दिया। इट ट्रांसफर पोलन टू इट एंड दस पॉलिनेट्स द फ्लावर। हैव यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट if the female bee color pattern change even slightly for any reason during the course of evolution, the pollination success will be reduced। बात समझ में आ गई कि अगर किसी कारण बस फीमेल बी का अगर कलर या बॉडी शेप थोड़ा भी चेंज हो जाता है किसी एडॉप्टेशन की वजह से, तो यह पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि मेल बी नहीं आएगा। Unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of it petal to female bee, अगर फीमेल के अंदर इस तरह का चेंज आ भी जाता है तो यह कंपलसरी है, कंपल्सन है ऑर्किड के साथ कि वो अपने फ्लावर के पेटल्स में चेंज लाए, रिजेम्बलेंस पैदा करे। देखा आपने कोई इवोल्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसके बाद म्यूचुअलिज्म में आपने बहुत सारी बातें हमसे समझी। अब इसके बाद एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिफिनीशन दिया हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा उन्होंने नहीं किया है, इसलिए मैं 2 लाइन में इस चर्चा को खत्म कर रहा हूं। Amenselism. Amenselism is referred as the interaction between the two different species in which one is harmed and another neither harmed nor benefited. Commensalism में क्या था कि one species must be benefited, second one neither harmed or nor benefited. यहां है कि one is must harmed, second one neither benefited nor harmed। याद रखें। और म्यूचुअलिज्म बोथ आर बेनिफिटेड। एग्जाम्पल द मोल्ड पेनिसिलियम फंजाई है, secrete penicillin antibodies, first antibodies of the world, which kill bacteria, but the mold is unaffected। देखिए बैक्टीरियल पेट्री डिश में यह पेनिसिलियम ग्रो कर रहा है और बैक्टीरिया को किल कर रहा है।
तो क्या देखा आपने कि यहां कौन बैक्टीरिया हार्म हो रहा है? इसको हम लोग एक नया भी टर्म देते हैं, एलिलोपैथी। ये जो केमिकल, ये जो टॉक्सिक एक जीव निकालता है जिसके द्वारा दूसरे जीव उसके नजदीक नहीं आते हैं, तो ये एमेंसेलिज्म है। एनसीईआरटी ने इस तरह की बातें कंपटीशन के अंदर ही कह दिया है। याद करिए कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का कार्डिक ग्लाइकोसाइड वो भी तो टॉक्सिक है, सेम कंडीशन है, तो उसको उन्होंने कंपटीशन में डाला है। और यह बात एमेंसेलिज्म की है। आइए और एग्जांपल देखते हैं, एमेंसेलिज्म एंड एलिलोपैथी। ब्लैक वॉलनट इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस। विदेशी पौधा है, देखिए पौधा है। इन एडिशन टू इट लीफ, ब्लैक वॉलनट ट्री store allelopathic properties within their bud, nut, hulls, root, the chemical responsible for toxicity। यानी ब्लैकनट वॉलनट एक ऐसा पौधा है जिसके रूट में, बड में, लीफ में, ट्रंक में एक तरह का टॉक्सिन पाया जाता है। This toxin is called janglon, remain in the soil around the tree। ये धीरे धीरे टॉक्सिक पदार्थ जमीन में फैल जाएंगे। प्लांट मोस्ट ससेप्टेबल टू द ब्लैक वॉलनट टॉक्सिसिटी इंक्लूड नाइट शेड प्लांट लाइक टोमेटो, जान ही रहे होंगे, टमाटर, पीपर, एग प्लांट, बैगन, पोटैटो, एजालिन्स, पाइन्स और बिर्च। ये सब विदेशी पेड़ हैं, तो आप नहीं समझ रहे कहानी को, मैं समझा देता हूं। आप गांव में अगर रहते हो या जाते हो, आपका संपर्क है तो पूछेंगे, आपने सरसों देखा है, पीली सरसों? उसी तरह का एक आता है तोड़ी या तोड़ा या राई, आप लोग कहते होंगे, काले रंग का सीड, उसकी भी खेती होती है। तो तोड़ी जिस खेत में लगाया जाएगा, उस खेत में, उस जमीन में कोई पौधा दूसरा नहीं जम सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइंटिफिकली हम लोगों ने उसके पत्ते में एक टॉक्सिन पैदा किया है। उसके पत्ते जब गिरेंगे जमीन पर तो किसी भी खर, वीड को वहां वो ग्रो नहीं करने देंगे। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एलिलोपैथी। तो आप लोगों ने आज सब कुछ समझा, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। पिछले दिन आपने समझा प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, ये होल अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इस प्रकार आप लोगों ने आज तक हमसे जाना कि बायोम क्या है, एबायोटिक फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, एडॉप्टेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है। इस प्रकार ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की सारी बातें हमने आपसे कहा। अब मेरा काम है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पर आपसे क्वेश्चन है, एक वीडियो में दूंगा जो क्वेश्चन जैसा कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के लिए दिया था तुरंत। अब इसके बाद हम लोग दूसरी चैप्टर शुरू करेंगे, वो क्या होगा, इकोसिस्टम। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। आपको जो भी कष्ट हुआ, जितनी भी लंबी लंबी वीडियो या जितनी भी बातें देखनी थी अभी तक देखनी थी, आगे आने वाले वीडियो में काफी इकोलॉजी आसान है। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी यह कहिए कि इकोलॉजी का ये बैकबोन है। आज मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूं। थैंक यू।